हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं लेके आए हैं, जिसमें आपको आज हम पाठ 20 भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों से संबंध के प्रश्नोत्तरों को समझाएंगे। और यहाँ पे लिखे हैं तो आप इसे अपनी एडकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? विदेश नीति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है? तो यह प्रश्न है, विदेश नीति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले विदेश नीति के बारे में आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। विदेश नीति यानी कि भारत जो विदेश की नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है। आज विश्व की सभी राष्ट्र एक दूसरे के भौगोलिक दूरी पर स्थित होते हुए भी संचार के आधुनिक साधनों के निकट आ गए हैं। विश्व के किसी भी भाग में घटने वाली घटना दूसरे राष्ट्रों पर आवश्यक रूप से प्रभाव डालती है। विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो जो प्रश्न कहा था बच्चों, उसके बारे में देख लेते हैं। विदेश नीति से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमने इसका उत्तर बताया है। किसी देश की विदेश नीति जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई सौहितकारी रणनीतियों का समूह होती है। फिर से देख लीजिए बच्चों, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। किसी देश की विदेश नीति जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई सौहितकारी रणनीति का समूह होती है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न 1 का उत्तर समाप्त होता है। देखिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है? हमारे देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? हमारा जो देश है, इसकी विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? तो बच्चों, इसका हमारा देश क्या है? भारत। तो भारत देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? सबसे पहले हमने बताया आपको, भारत को विश्व को प्रभावशाली शक्ति बनाना था। जो विदेश नीति थी उसमें इसका कारण ये था कि भारत को प्रभावशाली शक्ति बनाना था। दूसरा बताया हमने, भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। तीसरा है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। चौथा है प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। और पांचवा है संयुक्त राष्ट्र का समर्थन तथा सहयोग करना। ऐसे ये और लक्ष्य हमने आपको यहाँ 5 लक्ष्य ही बताए हैं। जैसे और लक्ष्य में आप ले सकते हैं, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना, एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना, राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। तो ऐसे बहुत से और लक्ष्य हैं जो यहाँ पे नहीं बताए गए। तो ये हो गए बच्चों आपके क्या प्रश्न 2 का उत्तर समाप्त हुआ यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? गुट निरपेक्षता से क्या आशय है, लिखिए। तो बच्चों, इसका आपको उत्तर देखना है तो आपकी सामाजिक विज्ञान अभ्यास पुस्तिका जो है उसके पृष्ठ क्रमांक 195 में इसका उत्तर आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। प्रश्न है, गुट निरपेक्षता से क्या आशय है? तो बच्चों हमने इसका उत्तर बताया। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर है, विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। गुट निरपेक्षता की नीति ना तो पलायनवादी है और ना अलगाववादी है, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को संभव बनाने की है। फिर से देख लीजिए, विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। गुट निरपेक्षता की नीति ना तो पलायनवादी है और ना अलगाववादी है, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को संभव बनाने की है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका क्या है?
पंचशील किन देशों के बीच वह कब हुई? पंचशील संधि किन देशों के बीच और कब हुई? इसके नियम क्या हैं? तो बच्चों इसका उत्तर आप आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 196 पर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ बताया पंचशील संधि भारत और चीन के बीच 29 मई 1954 में हुई। इसके 5 नियम हैं। तो बच्चों यहाँ पे पंचशील संधि कब हुई थी और किसके बीच हुई थी? तो पंचशील संधि भारत और चीन के बीच 29 मई 1954 में हुई। इसके 5 नियम हैं। पहला नियम है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का। पहला नियम क्या है? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर। दूसरा है अनाक्रमण। दूसरा क्या है? अनाक्रमण। उसके बाद तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। और चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ। इस प्रकार बच्चों ये हमने आपको पंचशील किन देशों के पंचशील संधि किन देशों के बीच हुई और कब हुई ये बताया। उसके नियम 5 जो नियम है वह बताया हमने आपको। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है सार्क से क्या आशय है? इसके सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों देखो इसको आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 196 पर उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पे सार्क के बारे में बताया है दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ भाईचारे के संबंधों का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग दिया। क्या कहा बच्चों? यहाँ पे देखिए दक्षिण एशियाई राज्यों जो दक्षिण एशियाई राज्य हैं राज्यों के साथ भाईचारे के संबंधों का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग दिया। सार्क में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव और आदि राज्य सम्मिलित हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने का लक्ष्य क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर देखिए क्या है। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, जब ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि अंग्रेजों के अधीन था तो भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित है, यानी कि भारत जानता था कि दासता के दुष्परिणाम क्या होते हैं। अतः उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना स्वाभाविक था। भारत संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद के विरोध भी आवाज़ उठाता रहा। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? भारत इसका समर्थन क्यों करता है? तो बच्चों देखिए हम इसका उत्तर यहाँ बताते हैं। निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुंदर बनाने का कार्य करता है। निशस्त्रीकरण क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुंदर बनाने का कार्य करता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें न तो बनाया जाए और जो बने हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। भारत आज भी शस्त्रों की होड़ रोकने का समर्थक है। तो बच्चों देखिए इसमें निशस्त्रीकरण के बारे में जो बताया गया था, भारत आज भी शस्त्रों की होड़ रोकने का समर्थक है। इसके लिए आवश्यक है कि जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें ना बनाया जाए और जो बने हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। केवल निशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति का सुदृढ़ बना सकता है। जो निशस्त्रीकरण है वो वही अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सभी देशों में शांति सुदृढ़ बना सकता है। निशस्त्रीकरण से बचाए धन और साधन, जो निशस्त्रीकरण से जो धन बचाया जाएगा और साधनों के उपयोग से भी राष्ट्रों का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8।
जुलाई 1987 में 1987 प्रश्न नंबर 8 है। 1987 में भारत द्वारा किस देश में व कौन सी समस्या के समाधान हेतु शांति सेना भेजी गई थी? इसका उत्तर आप पृष्ठ क्रमांक आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 201 पर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसका उत्तर है जुलाई 1987 में दोनों देशों के बीच समझौते के अंतर्गत भारत ने श्रीलंका को आंतरिक जाति समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना भेजकर सहायता दी थी। क्या है इसका उत्तर? जुलाई 1987 में दोनों देशों के बीच में। कौन से दोनों देशों के बीच में? तो जो समस्या उत्पन्न हुई थी ये आपको देखना है। और कब? जुलाई 1987 में दोनों देशों के बीच की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कौन सी समस्या का समाधान करने के लिए? तो जो श्रीलंका और भारत है, इन दोनों देशों के बीच में हुए समझौते के अंतर्गत भारत ने श्रीलंका को आंतरिक जाति समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना भेजकर सहायता दी थी। इस प्रकार बच्चों इसका आपका प्रश्न नंबर 8 हुआ। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो वो भारत और चीन के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए इसका उत्तर लिखे बच्चों हमने। 1962 के भारत और चीन के युद्ध का प्रमुख कारण चीन का भारत चीन सीमा के बहुत बड़े भाग पर अपना कब्जा करना था। इसका प्रमुख कारण क्या था? चीन का भारत चीन सीमा, जो भारत और चीन की सीमा के बहुत बड़े भाग में कब्जा करना था। किसका? चीन का। युद्ध के बाद भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए और बहुत समय तक सामान्य नहीं रहे। और आज भी आप देखते हैं भारत और चीन के बीच में जो संबंध है तनावपूर्ण ही हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? भूटान के विकास में भारत की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भूटान के विकास में भारत की भूमिका का संक्षेप वर्णन कीजिए। बच्चों यहाँ पर कहा है कि जो भूटान का विकास हो रहा है उसमें भारत का क्या योगदान रहा, उसकी क्या भूमिका है, उसको संक्षेप में बताना है। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर क्या है? भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भारत है। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भारत है क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की सीमा बंद है और भूटान की मुद्रा नोगोत्रुम है जो भारतीय रुपया से बदला जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन लगभग नगण्य है और जो कुछ भी है वे कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर विकास परियोजनाएं जैसे सड़कों का विकास इत्यादि भारतीय सहयोग से ही होता है। भूटान की पनबिजली और पर्यटन के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 10 और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न और यह अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।